हेलो दोस्तों। आज कक्षा 10वीं की विज्ञान का विद्युत पाठ के अंतर्गत प्रतिरोधकों का संयोजन, इसके अंतर्गत प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन बिंदु लेके आए हैं। और यह संयोजन क्या है और किस प्रकार से यह काम करता है, विद्युत परिपथ में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आइए इसकी विस्तार से चर्चा के साथ साथ और इस बिंदु से जो व्यंजक स्थापित होता है उस व्यंजक की गणना करते हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि पहले बता चुके हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम या समांतर क्रम भी इसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी प्रतिरोधक परिपथ में संयोजित है, जुड़े हुए हैं, वह एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, यानी प्रतिरोधकों का यदि किसी परिपथ में समांतर क्रम में संयोजन हो तो इसे हम पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत परिपथ आपके समक्ष बना हुआ है, ये आरेख बोर्ड में। इसको आप देखिए, यहाँ पर एक बैटरी है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये जो प्रतिरोधक है R1, R2, R3, ये देखिए एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है। R1 के समांतर R2 है, R2 के समांतर R3 है। ठीक है, और इन पूरे जो प्रतिरोधकों का जो संयोजन है, उस संयोजन की वजह से जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो उसको मापने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। यानी वोल्ट मीटर भी बताया जाता है कि पार्श्वक्रम में संयोजित होता है, तो यह भी पार्श्वक्रम में संयोजित है। अमीटर किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ए है, ये क्या है? अमीटर है, जो विद्युत धारा का मापन करता है और विद्युत धारा इसके द्वारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में लगा हुआ है, संयोजित है, जिसके द्वारा विभवांतर का मापन किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये पूरी चीजें आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर परिपथ में दो बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण है, एक्स और वाई। इनको समझना है कि इन बिंदुओं के द्वारा आपको क्या समझ आएगा, क्या यहाँ पर जानना है। चलिए तो ठीक है, इसको लिखना किस तरह से पहले तो ये देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि इसी परिपथ में तीन प्रतिरोधक R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 क्रमशः पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, परिपथ में कौन सी धारा? आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो बिंदु एक्स से तीन भागों में बंटती है। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक है, I1, I2 और I3, ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। कौन? विद्युत धारा। और क्रमशः I1 जो विद्युत धारा है वह R1 में, I2 R2 में, I3 R3 में प्रतिरोधक में प्रवाहित होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये यहाँ एक्स बिंदु है, इस एक्स बिंदु से विद्युत धारा तीन अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित होती है और इनके प्रवाह से बिंदु एक्स और वाई में विभवांतर उत्पन्न होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो हम ये समझें कि यदि हम गणना करें इसकी कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ये तो पहले भी हम जान चुके हैं, विद्युत धारा ये क्या है? आई है। तब कुल विद्युत धारा यदि हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों विद्युत धाराओं का योग करना पड़ेगा। यानी जो विद्युत आई बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस हो जाएगा I3। ठीक है, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, यानी यदि निकालना हो कि विद्युत धारा जो है, किसी परिपथ में जो विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और तीन भागों में विभाजित हो जाती है, तो इसका कुल जो धारा का मान है वह कितना होगा? तो हम ये मान लें कि I बराबर I1, I2 और I3 होता है। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यहां भी लगाना पड़ेगा। तो ओम का नियम, ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर I R। या हमको यदि मान लीजिए V निकालना है तो I R है, परंतु जब I निकालना हो तो क्या होगा? तो I बराबर हो जाएगा V अपान R। ठीक है, I बराबर V अपान R। अब यहां पर चूंकि I1, I2, I3 तीन अलग अलग धाराएं हैं,
इसलिए ओम के नियम का रूपांतरण भी इसी क्रम में हम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपान R1 हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V अपान R2 और I3 बराबर हो जाएगा V अपान R3। ये सभी मान निकल करके आते हैं। ठीक है, इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, I के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको आप रख दीजिए तो यहां पर क्या निकल के आएगा, I1 समीकरण 1 हमारा क्या है, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। ठीक है, इसमें मान रखिए तो इसका क्या हो जाएगा, V अपान R बराबर हो जाएगा V अपान R2 प्लस V अपान R3, R1 पहले होगा, R1 फिर R2 और फिर हो जाएगा प्लस में V अपान R3। ठीक है, तो ये जो अभी दोनों तरफ समीकरण में देखें कि यहां भी और यहां भी, इस पक्ष में यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ भी जो है समान पद है, इसलिए भी को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से। तो यहां हमने भी का मान कॉमन लिया तो यहां बचा क्या, 1 अपान R बचा। ठीक है, और यहां पे क्या बचा, जब भी का मान यहां हम कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बचा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस हो जाएगा 1 अपान R3। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों तरफ जब हम भी कॉमन में ले लिए तो क्या बचा, लेफ्ट साइड में तो 1 अपान R है और राइट साइड में यदि देखें 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3 बचता है। दोनों तरफ भी समान पद है इसलिए इनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो बचा क्या आपके पास, यहां पे बच रहा है 1 अपान R बराबर होता है 1 अपान R1 और 1 अपान R2 धन 1 अपान R3। ये होता है पार्श्व क्रम में संयोजन का व्यंजक होता है। प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम में यदि संयोजित किया जाए तो ये व्यंजक निकल के आता है 1 अपान R इक्वल हो जाता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। कहने का तात्पर्य, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब किसी भी परिपथ में प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ का कुल जो प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, परिपथ के कुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वह अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब इन व्यंजकों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें जिससे परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। आगे इसी तरह से अच्छे वीडियो हम आपको लेके आएंगे। अभी परिपथ के अतिरिक्त इस पाठ में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उनको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।